अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जिन दो चरणों में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में वो बेहद महत्वपूर्ण है और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है। जिन दो चरणों में चुनाव है, ठीक 18 दिन के बाद पहले चरण का मतदान होगा और 25 दिन के बाद दूसरे चरण का मतदान होगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में जहाँ 16 सीटें हैं, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ विपक्ष किस स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस स्थिति में है और उत्तर प्रदेश के मतदाता क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। पूरी ताकत इस क्षेत्र में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विपक्ष फिलहाल प्रचार से नदारद दिख रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, जिन 16 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उनमें पहले चरण की 8 सीटें जो सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक और दूसरे चरण की सीटें जो अमरोहा से लेकर मथुरा तक की हैं। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऑलमोस्ट 90% इलाका ये जहां पर चुनाव होने जा रहा है। और बहनों भाइयों, 18 दिन के बाद पहले चरण का मतदान और ठीक 25 दिन बाद आज से दूसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन इस बार चुनाव में वो गर्मी, वो जोश, वो उम्मीद और वो जोशीलापन, वो इंथुजियाज्म इस बार कम दिख रही है तीनों तरफ से। तीसरा कौन है? सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और जनता। इस बार चुनाव का जो तापमान है वो उस डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच रहा है जिस तापमान पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश भर में उसका हल्ला होता है। हो तो रहा है ये चुनाव पूरे देश में, लेकिन जो जोश है वो इस बार नदारद है, जो जिज्ञासा है इस बार नदारद है और जो लड़ाकूपन है वो भी इस बार थोड़ा अभी गर्मी आई नहीं। चुनाव क्या चढ़ नहीं पा रहा है या चुनाव एक तरफा है? बहनों भाइयों, प्रचार में तो एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व ने लगातार इन 16 सीटों को मत रखा है, लेकिन इनके मुकाबले जब आप अपोजिशन को ढूंढने निकलेंगे तो इन 16 सीट पर एक बार भी अपोजिशन प्रचार करते हुए स्थानीय प्रत्याशियों के अलावा नहीं दिखेंगे। विपक्ष की न साझा रैली है, न कोई कार्यक्रम लगे हैं, न कोई रोड शो इधर हो रहे हैं और न कोई बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। वो भी तब जब चुनाव को बेहद कम वक्त बाकी है। यानी 18 दिन के बाद पहले चरण का मतदान और 17 अप्रैल को पहले चरण में प्रचार समाप्त हो जाएंगे। पहले चरण के लिए सिर्फ 16 दिन बचे हैं। क्या इन 16 दिनों में विपक्ष वो ताकत पैदा कर पाएगा कि वो पब्लिक को कन्विंस करे कि बीजेपी के सांसद को हटाना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरी तरह से किलेबंदी करके घेर के चुनाव लड़ रही है अपने मिशन में कामयाब होगी? बहन भाइयों, अगर पहले चरण की बात करें और 2019 से उसका मुकाबला करें तो विपक्ष इस इलाके में बीजेपी पर बहुत हावी रहा है। ये कौन सी बेल्ट है? ये मुरादाबाद मंडल की बेल्ट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इन इलाकों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमरोहा से लेकर संभल तक, सहारनपुर तक, बिजनौर तक पहले चरण में। मुद्दे क्या थे यहां के? मुद्दा था पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों की समस्या, रोजगार धंधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कांवड़ यात्रा बनाम कर्फ्यू, ये इधर का मुद्दा था और इस मुद्दे पर विपक्ष का परसेप्शन हावी था। तब वो मुरादाबाद मंडल की ज्यादातर सीटें जीत ली थी। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार ना बसपा बसपा आरएलडी गठबंधन है और ना उस तरह के लड़ने की जिजीविसा। अब पहले दूसरे चरण पे आ जाएं। दूसरा चरण बागपत से शुरू होता है और अमरोहा तक आता है। बहनों भाइयों, इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। यह वो इलाका है जो कम्युनली तो डिवाइडेड है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर यह इलाका बड़ी मजबूत मुद्दा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि इस इलाके में समृद्धि है। इस इलाके में पूरब और बुंदेलखंड जैसी बेरोजगारी, परेशानी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमी स्लो नहीं है। इस क्षेत्र में समृद्धता है, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास है, इस क्षेत्र में लोगों के पास काम काज है और उपजाऊ खेत है, रोजगार है, इंडस्ट्री है। इस क्षेत्र में एनसीआर जैसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जो आर्थिक रूप से इधर के लोगों को स्वावलंबी बनाए हुए हैं। पूरब को, सेंट्रल यूपी को, बुंदेलखंड को इतनी प्रिविलेज नहीं है जो प्रिविलेज इधर के लोगों को है। तो इनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? सिक्योरिटी, सुरक्षा। विपक्षी इस इलाके में क्या कर रहा है? बहनों भाइयों, जो दूसरा चरण है वो भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी स्वीप कर दिया था पूरे इलाके में।
इस बार भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी जब आरएलडी को साथ लेके आई है, उसका जोश उबाल पे है। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक सीट पर प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। विपक्ष से जब पूछो कि प्रचार कहां है, जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो गोदी मीडिया का नाम लेते हैं, लेकिन खुद जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन, उसकी नीतियां का विरोध कर रहा है, तो विपक्ष ये प्रचार का कार्य से दूर क्यों है? जनता के बीच ये विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है? क्या कारण है कि विपक्ष ने अब तक कोई संयुक्त रैली या इंडिविजुअल कार्यक्रम भी बड़े नेताओं के नहीं लगे? क्या जनता को सिर्फ ये शक्ल दिखाने जाएंगे, अपनी शक्लें दिखाकर जनता से वोट मांगेंगे? ग्राउंड पर इनका प्रचार कार्य आप देखें, आप जो विपक्ष के लोग हैं वो खुद सवाल उठाएंगे। बहनों भाइयों, ये 16 सीटें ये तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न क्या होगा, उत्तर प्रदेश के मतदाता का वोटिंग बिहेवियर क्या है, किन मुद्दों पर वोट देगा। किसान, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, काम धंधा, सांसदों के कामकाज, बहुत मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों पर विपक्ष क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को घेर पाएगा? क्या वो सवाल खड़े कर पाएंगे? क्या उनसे 5 सालों का हिसाब किताब विपक्ष पूछ पाएगा? बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी और दिल्ली में मोदी, उनका कामकाज, पार्टी के संगठन की ताकत और भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार, राम मंदिर निर्माण, धारा 370, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लार्जर देन लाइफ इमेज, योगी आदित्यनाथ का काम, ये सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को बेहद मजबूत स्थिति में लाते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विपक्ष इनको चुनौती नहीं दे रहा, चुनौती दे सकता है, लेकिन उसके लिए तो सड़क पर आना पड़ेगा ना, और जनता के बीच जाना पड़ेगा। आज सवाल इसी विषय पर होगा, कुछ बयान सुने आप। जाट समाज की नाराजगियां थी, किसान के रूप में, खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ उसके मामले में, और बहुत सारे जो गन्ने के पेमेंट को लेके विषय थे, एक भी विषय पर प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे वो कह सकें कि प्रदेश के इस हिस्से के किसानों का, जाटों का, जाट समाज के किसान जातियों की जो मांगे हैं उनके बारे में कुछ किया हो। वहां पर किसानों का आज भी, गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है। तो क्या प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि उन्हीं की सरकार यहाँ पर है प्रदेश में, उसने क्या किया? देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे ब्रज हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवध हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश का हर एक तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसी आधार पे हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। एमएच खान जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता। मनीषा अहलावत राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से और जाने माने पत्रकार केपी मलिक मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। फखरुल हसन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपोजिशन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग पहले चरण का प्रचार के लिए अब सिर्फ 16 दिन आपके पास बचे हुए हैं और दूसरे चरण के लिए आपके पास 24 दिन। आप सर मैदान में क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं ब्रिजेश जी, कार्यक्रम वो तैयार हो गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार अब प्रचार में ही रहेंगे। कल उनका कन्नौज का कार्यक्रम है। कन्नौज के बाद वो जिस फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में जहां जहां भी चुनाव है उन जगहों पे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हुए हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि टिकट बंटवारा भी एक काम है, वो भी तय करना था। बहुत सी मीटिंगें हो रही थी, लेके वो भी हो रही थी। तो जो प्रत्याशियों को घोषित किया गया था वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। अब जो हमारा नेतृत्व है वो उन क्षेत्रों में जाएंगे, वहां जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी
और जनता से समाजवादी पार्टी केवल जनता के बीच में जाएगी। समर्थन समाजवादी पार्टी को पहले से मिल रहा है। जो किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं। चुनाव आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की सूची की है। आप मुझे बताएं कि पहले और दूसरे चरण में कौन से आपने कार्यक्रम किए हैं, कौन सी रैलियां की हैं, कौन सी सभाएं आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है ब्रिजेश जी कि हम लोगों का कार्यक्रम, हमारी चुनाव की रणनीति बहुत अलग है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है भाजपा की तरह कि हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर पाएंगे। ना हमें चंदा मिला है, ना हमारे पास एजेंसियां हैं कि हम चंदा ले पाए। तो हमारे पास जितने संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों में हम जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे। बड़ी रैलियां जितनी कर पाएंगे उतनी करेंगे। हेलीकॉप्टर से मत जाओ, बाई रोड पहुंच जाओ, दिखो तो सही कि हाँ लड़ रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, प्रभारी बना दिए गए जो स्टार प्रचारक हैं, जिस लिस्ट की आपने बात की, तो वो लोग तो मैदान में हैं। वो कोई पार्टी ऑफिस में थोड़ी बैठे हुए हैं। सब जिनकी जहां जहां जिम्मेदारी है प्रभारियों की, वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं। स्टार प्रचारकों को जो जहां मांगा जा रहा है, चुनाव प्रचार स्टार प्रचारकों का कब से शुरू होगा? लोकसभा क्षेत्र में हो रही। अब तो समय कितना बचा है आपके पास? नहीं, सबका नहीं ब्रिजेश जी, जो हमारे स्टार प्रचारक हैं या जो क्षेत्रीय लोकसभा में जो क्षेत्रों में जो नेता हैं, छोटी छोटी मीटिंगें तो लगातार चल रही हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि रैलियां, छोटी मीटिंगें नहीं हो रही हैं। छोटी मीटिंगें तो फर्स्ट फेज में स्टार्ट हो चुकी हैं, वो चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी उन एरियो में जाएंगे, वहां उन लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। कब से जाएंगे सर? आप कह रहे हैं जाएंगे, आज कितना दिन हो गया? अब तो निकलिए। देखिए, जनता तो इंतजार कर रही है वोट की, कब हमें मतदान करना है। ब्रिजेश जी, जिस तरीके तो भैया पब्लिक के बीच जाओगे, बताओगे कि मतलब कल्पना कर लिए हो कि बस वोट का बक्सा खुलेगा और वो दबा देंगे बटन? मांगना तो पड़ेगा, एटलीस्ट मांगो तो सही। नहीं, जनता के बीच में प्रत्याशी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे दूसरा नेतृत्व है, वो लगातार पब्लिक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेश चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके पास बहुत रिसोर्स है, आपके पास बहुत नेता हैं, आपके पास काफी संसाधन भी हैं, आर्थिक रूप से आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, इसलिए आप प्रचार में लीड कर रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए ब्रजेश जी, अब ये लोग हमको पहले ही ये मान चुके हैं कि हम हर तरह से इनसे आगे हैं, मजबूत हैं। तो इसका मतलब है विपक्ष ने हार स्वीकार कर ली। और इन लोगों के, हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, पैर तोड़ देना। इनके राजनीतिक रूप से पैर टूटे हुए, जनता में कोई आधार नजर आ नहीं रहा। हम तो स्टेप बाय स्टेप पूरी योजना बना करके चुनाव के मैदान में उतरे हैं। अभी हमारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन हो रहे हैं। हमारे जो प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेता हैं वो सब नॉमिनेशंस में जा रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जिन लोकसभा क्षेत्रों में हमारा दूसरे चरण का चुनाव है, वहां हर बूथ के अध्यक्ष तक हमको पहुंचना है और प्रदेश स्तर के तो नेता लेवल पहुंचेंगे। प्लेइंग फील्ड कहाँ है सर? आपके पास इतने पैसे हैं, रिसोर्स हैं, आप बूथ अध्यक्ष के बाद मतदाता के घर पहुंच जाओ। ये कहाँ पहुंच पाएंगे? अब ये नहीं पहुंच रहे तो इनकी कमजोरी है। वो तो मैं कहता हूँ कि पैसे आपके पास हैं सर, वो कहाँ जा पाएंगे? नहीं, पैसा नहीं मायने रखता है इसमें ब्रजेश जी। इसमें तो आपकी वहाँ संगठन की नेटवर्किंग है कि नहीं है। आज हम पन्ना प्रमुख बना चुके हैं। एक पन्ने को में वोट डलवाना है, उसकी हम चिन्हित कर रहे हैं, कौन गांव में रहता है, कौन गांव में नहीं रहता है, कौन बाहर है, कौन भीतर है, कौन ए वोट है हमारे लिए, कौन बी है, कौन सी है। ये सब योजना बना करके काम कर रहे हैं। बी सी मतलब कि आपको दे सकता है या नहीं दे सकता, इस तरह कैटेगरी बांटी है आपने। हाँ, ए तो वो है जो हमारा है, ठीक। बी वो है जो दे सकता है, सी वो है जो हमको नहीं देगा। बी और सी मिलाकर कितने हैं जो आपको नहीं देना चाहते हैं? बहुत कम है, वो तो बहुत कम मात्रा है। जनता तो तैयार बैठी है नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी। और आप देख रहे हो इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ था, क्या हाल हुआ उसका, क्या हाल हुआ? ये तो केपी मलिक ने कल अपने अखबार में लिखा था, हमारे साथ मौजूद है, कि कोई स्पार्क नहीं था कल की रैली में। कल की रैली ऐतिहासिक रैली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी रैली आयोजित हुई है। स्पार्क पता नहीं किस एंगल से वो देख रहे होंगे। जनता के अंदर जो उत्साह है, वहां जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा किस तरह से लोग आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।
और बड़ी जबरदस्त रैली कल वहाँ मेरठ के थैंक अंदर यू राजेश जी, संपन्न हुई। हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आपकी लिस्ट भी पूरी नहीं आई, 17 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, कोई नेता मुझे बड़ा प्रचार में नहीं दिख रहा, सिर्फ स्थानीय प्रत्याशियों के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप और आपके सहयोगी दोनों लोग कब चुनाव प्रचार के लिए आओगे, जाओगे भी या नहीं जाओगे? ब्रजेश जी, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे आपको और आपके दर्शकों को याद कराएं कि सबसे पहले तो राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में प्रचार में उतरे। पूरे देश में राहुल गांधी जी सबसे पहले प्रचार में उतरे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो लेके निकले। अभी 16 फरवरी को चंदौली से उत्तर प्रदेश में इंटर किए थे। चंदौली, फिर बनारस, फिर प्रयागराज, भदोही, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ होते हुए रामपुर, बरेली होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश कवर करते हुए वो गए। 13 जिलों से होकर, 13 लोकसभाओं से होके 750 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में कवर करके अभी अभी राहुल जी गए हैं फरवरी में। और आप कह रहे हैं हो गया इतना? नहीं, ये इतना नहीं, लेकिन शुरुआत तो हमारी सबसे पहले हो गई। 13 लोकसभाएं राहुल गांधी जी करके गए। आगे लीड लेनी चाहिए थी, अब लीड है, बैकअप टीम आनी चाहिए थी। हमारी टीम भी है। सबसे पहले पूरे देश के 543 लोकसभाओं में लोकसभा के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए। हर बूथ पर हमारा BLA 1, BLA 2 हमारा तैयार हो चुका। संगठन में हम इनसे आगे BLA 1, 2 क्या है? कैंडिडेट भी, ये हमारे बूथ लेवल एजेंट है। जैसे उनका ABC है, आपका भी ABC है। हमारा बूथ लेवल एजेंट है। हर बूथ पर हमने एक अपना BLA 2 बना दिया और हर विधानसभा में हमारा एक BLA 2 पब्लिक के बीच जाने में कोई अभी कठिनाई आ रही है? लोकसभा में हमारा एक रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, चुनाव जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों से लड़ रही थी, या हमने जितने चुनाव लड़े, हमने 2019 का भी चुनाव लड़ा। अब पैसे तो काला धन इनके पास है, चंदा देकर धंधा इनके पास है, सफेद से लेकिन चुनाव हम लड़े ना सफेद से ही लड़े हैं। हमने तो कभी काला किया नहीं। काला धन तो ये कह रहे थे लाऊंगा बांटूंगा, कहां से लाए, मैदान में उतर के रैली करके लिस्ट बता रही है और रख लिया सब अपनी। करो एक रैली और इनको दो जबरदस्त जवाब है इनको। अभी जो फर्स्ट सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है, 16 में पिछली बार इससे बेहतर स्थिति में थे मोदी जी, लेकिन तब भी 6 सीटें हार गए थे। 16 में 5 सीटें तब भी हार गए थे। सहारनपुर से लेके तमाम सीटें हैं, अमरोहा, ये कई सीटें हैं। नहीं, मैंने जो डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में, इसको आप अफेंड फील मत करो। नहीं, बिल्कुल मैं आपको कोई नीचा दिखाना चाहता हूँ। ये मतलब ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जी। आप जनता के बीच तो दिखो। आप कह रहे हो बीजेपी से लड़ रहे हो, लड़ो, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। आओ लड़ो तो सही इनसे। अरे हमारा बनारस की रैली, राहुल जी का इतना बड़ा कार्यक्रम, प्रतापगढ़ का इतना बड़ा कार्यक्रम, प्रयागराज, ये क्यों नहीं दिखता है? नहीं, ये कैसे हो गया? बस यही है। मतलब राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं। 543 भैया राहुल जी के अलावा बाकी लोग नहीं, और 13 नहीं, मैं राहुल जी की बात कर रहा हूं। मैडम भी गई। अभी आपने रामलीला मैदान का कार्यक्रम नहीं देखा क्या? ये कब का था ब्रजेश जी? हमारा प्रचार है, लेकिन क्यों नहीं तवज्जो दिया जा रहा है? रामलीला मैदान की इतनी बड़ी रैली इंडिया की। बड़े सेंसिबल प्रवक्ता, ये बताओ जी, आप रामलीला मैदान की रैली को उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हो? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश और मैं चाहता हूं मैं मान जाऊं, लेकिन बिल्कुल अपने वोटर को मनाओ, मुझे कन्विंस ना करो। अपने वोटर को मनाओ। हाँ, मैं उन्हीं को कन्विंस करो उनको। हमारे वोटर समझ रहे। उसमें हरियाणा के लोग थे, उसमें दिल्ली के लोग थे, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे, 4 राजस्थान के लोग, 4 राज्य तो वहीं कवर हो गए। ये जो स्टार प्रचारकों की आपकी सूची है, ये सब कहाँ है? अविनाश पांडे जी तो आज भी लखनऊ में है। बिल्कुल है भैया। मेरठ कब जाओगे? बागपत अजय राय जी यहीं पर हैं। बिजनौर कब जाओगे? मुरादाबाद कब जाओगे? गलत पूछ रहा हूँ क्या इनसे? नहीं, मैं बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि हम है ना, कितनी हम तो लगातार मैदान में हैं कि हम आपसे कह रहे हैं अरे पांडे जी आ गए मथुरा तक लड़ने पहुंचो तो जाओ तो घेरो राजेश चौधरी को। मैं भी ये भी देख रहा था, ये लोग भी कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी जी तो 13 लोकसभा कर गए उत्तर प्रदेश में। अरे योगी हम जी तो उनसे आगे हैं। ठीक है, जयंत कम निकल रहे हैं, लेकिन योगी जी तो 3-3 रैली एक दिन में कर रहे हैं भाई। सीटें आपने कही, उनके दोनों डिप्टी सीएम देख लो, प्रदेश अध्यक्ष देख लो। ठीक है, जयंत कोई कारणवश कम निकल रहे होंगे, अब राजेश चौधरी बता देंगे। मैं तो जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी, इन सब थैंक यू। अच्छा, मैं मनीषा अहलावत, रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब मनीषा अहलावत की बारी है। मनीषा जी, आपका बहुत स्वागत है। ये लोग प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है इनको? क्या दिक्कत है इन लोगों को?
अभी आपने बोला जयंत चौधरी जी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कम निकल रहे हैं मैडम, डोंट फील अफेंड मत फील करो आप। कम भी नहीं निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है काफी निकल रहे हैं। अभी उनका बिजनौर में, चांदपुर में उनका प्रोग्राम हुआ था, रैली हुई थी। उसके बाद अभी कल मेरठ और मुजफ्फरनगर मेरठ जिला हुआ और मुजफ्फरनगर लोकसभा में सरधना में इतनी बड़ी महारैली हुई है। तो लगातार चल रही है और बीच बीच में हम लोग, मुझे भी एक स्टार प्रचारक बनाया गया है। मैं निरंतर कल मोदी नगर में भी हैं, बिजनौर में भी हैं, परसों मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के शाहपुर में एक प्रोग्राम है, रैली है, अमित शाह जी आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी पार्टी में तो निरंतर रोज। आप मुझे बताओ कि चुनाव जिस तापमान पर लड़ा जाता है, इस बार मुझे वो टेम्परेचर नहीं दिख रहा। आप तो पॉलिटिशियन लोग हैं, आपको क्या वो टेम्परेचर लग रहा है या अभी और बढ़ेगा? देखिए, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, गर्मियां आ रही हैं, लेकिन आप मुझे लग रहा है आप क्षेत्र में नहीं आए हैं। आप आइए, बागपत आइए, बिजनौर आइए, मुजफ्फरनगर आइए। बहुत जोश के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। जोश है लोगों में, बिल्कुल है जी हाँ। कल की रैली में अच्छा, ये केपी मलिक कल से लगातार ट्विटर पे लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं कि जयंत चौधरी को कम इज्जत मिली, कम वेटेज मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों, क्या है इनकी प्रॉब्लम, क्या है? क्या इज्जत मिली कल आपको भरपूर या नहीं मिली? आदर करती हूँ और मैं ये कहूंगी कि भाजपा की जो रैली होती है, मैं अभी हमारा गठबंधन हुआ है तो मैं उनकी कार्यशैली देख रही हूँ। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो किया जाता है और उसके तहत मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, तो उस हिसाब से सीटिंग होती है। प्रोटोकॉल का और मैं वहां पर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल का क्या तात्पर्य है? प्रधानमंत्री जी ने 3 बार जयंत चौधरी जी का नाम लिया। वो ऐसे कभी नाम भी नहीं लेते हैं अपने संबोधन में। तो हम वहां पर थे तो हमें ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि बहुत सम्मान के साथ और चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में ये महारैली हुई है। तो उसको हम ये ऐसी बातों से हमें उसकी गरिमा कम नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। मैं केपी मलिक जी को सीधे आपसे कनेक्ट करता हूं। मलिक साहब, स्वागत है आपका। मैंने आपकी कई रिपोर्ट सर कल से आज तक पढ़ी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कल की रैली को लेकर आपने जो दृष्टिकोण रखा कि जयंत को उतना तवज्जो नहीं मिली, वेटेज नहीं मिला, एक तो ये क्या विषय है और चर्चा क्या है? और दूसरा, ये अपोजिशन अभी तक उतना एक्टिव हुआ नहीं जितना इनसे अपेक्षा की जा रही थी। मलिक साहब जी, मैं अपोजिशन तो नहीं, मनीषा जी थैंक यू। अब केपी मलिक साहब बोलेंगे। तो कल की रैली में जो आप उस तरह से लीजिए कि मैं एक किसान के रूप में रैली में सामने बैठा हूं और मैं जयंत चौधरी को भी सुनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहता हूं और मैं मंच की एक्टिविटी को भी देखना चाहता हूं और मैं सामान्य व्यक्ति के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जब सामने बैठा हुआ है, सबसे पहले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी मंच पे आते हैं, अगर आप बारीकी से देखें, मंच पे प्रधानमंत्री जी आए और आने के बाद में उन्होंने राजभर को टाइम दिया, राजभर से बहुत अच्छे से मिले, जबकि राजभर का एरिया मेरठ नहीं है। बाद में उन्होंने जयंत चौधरी को दोबारा मिला और उनसे हाथ मिला और हाथ के ऊपर हाथ मारा। उसके बाद में जब हल और दूसरी माला प्रधानमंत्री जी को पहनाई गई, हल जो है किसने दिया? उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो प्रधानमंत्री जी के बराबर में बैठते हैं, वो हल देते हैं। बाद में वो संजीव बालियान को बुलाते हैं, संजीव बालियान जयंत चौधरी की तरफ से देखते हैं तो वो हल को छूते भर हैं। जबकि यहाँ पे कितनी छोटी छोटी बातों को आप लोग सर नोटिस करते हैं। अरे ये सब तो सामान्य बॉडी लैंग्वेज है, हो गया थोड़ा। किसान करता है, इनका क्षेत्रीय लोग करता है, मैं खुद सामान्य नहीं ब्रजेश जी, मैं ये आम आदमी की भावनाएं बता रहा हूं, ये केपी मलिक की भावनाएं नहीं है। मैं उस क्षेत्र के किसान की भावनाएं बता रहा हूं आपको। मैंने पहले ही कहा ये किसान की भावनाएं हैं। उसके बाद जब आप जयंत चौधरी का भाषण सुनते हैं करीब 10 मिनट का, वो चौधरी चरण सिंह को गुजरात से प्रेरणा दिला रहे हैं। जो किसान था वो सुनना चाहता था कि जो अग्निवीर योजना पे काम जयंत चौधरी पिछले 1 साल से कर रहे हैं, क्या वो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज अग्निवीर योजना पे बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी हमें थोड़ा आश्वासन गुजरात से अगर प्रेरणा ले ली तो इसमें क्या गलत हो गया? सबसे बड़ी समस्या है गुजरात से प्रेरणा लेना कोई गलत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, इसको छोड़ देते हैं ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया, इसको छोड़ देते गुजरात को।
वहां के जो सबसे बड़ी समस्या है गन्ने की, जो प्रधानमंत्री जी 2019-2017 में कह के गए थे कि चौधरी चरण सिंह राहत कोष हर जिले में बनेगा, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में भुगतान होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमें लगता था कि दोबारा जो है जयंत चौधरी इस मांग को उठाएंगे और प्रधानमंत्री जी इस पे कोई आश्वासन देंगे, कोई जुमला छोड़ेंगे। करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, वो जुमला भी नहीं हुआ। जयंत चौधरी के 10 मिनट के भाषण में कुछ निकला नहीं, जिससे वहां का किसान, वहां का जाट, वहां का वोटर बड़ा उदास, निराश, हताश हुआ। और आप मुझे बताइए, ये अपोजिशन क्यों नहीं निकल के सामने आ रहा इनको ललकारने? देखिए, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है महत्वपूर्ण, अपोजिशन के पास कैंडिडेट नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। उसकी तमाम आपके पास एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसा अखिलेश जी का आपने रामपुर में देखा कि कुछ घंटों पहले ही वो नॉमिनेशन फाइल कराते हैं। अभी तक कांग्रेस अपने रायबरेली, अभी सपा का मेरठ का टिकट नहीं फाइनल सर चुकी है, वहां अलग बवाल चल रहा है। कैंडिडेट नहीं है। बागपत पे कहा, अरे भाई बागपत पे इनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो इनके कैंडिडेट ही नहीं है अभी तक, तो ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? रामलीला मैदान का जिक्र यहां पे कुछ प्रवक्ताओं ने किया। रामलीला मैदान पे जो इकट्ठे हुए हैं, वहां एजेंडा क्या था? वहां क्या कोई जनता का एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बॉन्ड में जो घोटाला किया हम इसको लेके चलेंगे? तो आपके मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, हम उस पर मिलने आए हैं, तो आप जेल जा रहे हैं। ये थैंक यू मलिक साहब। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं स्थान दूंगा। पार्टी जी थैंक यू सर। मैं एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। खान साहब स्वागत आपका। विपक्ष वाले भूल गए हैं क्या चुनाव भी है? नहीं, अभी देखिए चर्चा हो रही थी। बहन जी भी भूल गई? नहीं, बहन जी के तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए वहाँ पे, सारे कैंडिडेट निकली नहीं ना अभी? नहीं निकलेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें और निकले ना, ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी वहाँ पर, 3 लड़ेंगे। कोई पूछने को तैयार नहीं? आप पूछने को तैयार कैसे नहीं है? वहां 3 से 4 सीटें एमपी की सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है पहले, और अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं। अभी देखिए मैं दूसरी बात, अरे अमरोहा आपका था, सहारनपुर आपका था। बिल्कुल सहारनपुर था, बिजनौर आपका था। बिजनौर था हमारा। तो अब वहाँ तो भैया निकलो तो सही खान साहब। नहीं निकलना है सब लोग वहाँ। हमारी इनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है ये 24 घंटा काम करती है। ये जो बूथ से लेकर के मंडल तक अपने कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट करते हैं। ये भी 24 घंटा काम कर रहे हैं। नहीं, इनके तो छोड़िए, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे थे अभी वो फखरुल हसन साहब कह रहे थे कि पैसा नहीं है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड इनको मिला है, कांग्रेस को मिला है 1900 करोड़ का। हाँ, अब कह रहे हैं पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। सपा वालों को 10 करोड़ मिला। 10 करोड़ मिला ना। अब वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई हमारे लेटर बॉक्स में डाल गया। अब कमाल है, कोई पैसा देगा बताएगा ना आपने? सुनो पांडे जी, हाँ, कोई पैसा देगा और बताएगा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं पैसा। अरे तो ये प्रचार को क्यों नहीं जा रही सब? देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूं, त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी और ये जो सपा है और कांग्रेस ये साफ हो जाएगी। बीजेपी नहीं साफ। डायरेक्ट लड़ाई। आप किधर से खेल रहे हो आज? डायरेक्ट लड़ाई होगी बसपा की और बीजेपी की। ये कब से? ये इसी में देखिएगा आप। कैसे देखिएगा ना, मुसलमान कैसा जाएगा, क्या करेगा? आप एसटी हसन का टिकट काट रहे पश्चिम में। एसटी हसन मुसलमान है ना? तो रुचि वीरा भी तो मतलब अच्छा चुनाव लड़ रही। रुचि वीरा मुसलमान है, चुनाव तो लड़ेगी। वो कब चुनाव लड़ी, कब एमपी रही? कोई रिजर्व है क्या कि मुसलमान को? बिल्कुल, जहां हमारे 5 लाख 7 लाख मुसलमान होंगे वहां मुस्लिम कैंडिडेट आपको देना पड़ेगा। आप कैसे नहीं देंगे? आपने दिया है, बीएसपी ने मतलब बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। मुसलमानों को टिकट दिया। और पिछले आप देखिए, पिछले इलेक्शन में चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था बहन कुमारी मायावती जी को मुसलमान कहने पर, कि मुसलमानों भटकना नहीं, वोट दे देना हमारे प्रत्याशी को। ये लोग क्या बात करेंगे? आप जो है जिस क्षेत्र में हमारे 5,09,000 में है मुसलमान, आपने अनु टंडन को टिकट दे दिया। 50 वोट नहीं है उनका, व्यक्तिगत 50 वोट नहीं है। तो आप अपने कैंडिडेट की बड़ाई कर रहे हो कि दूसरे कैंडिडेट को कमजोर? मुसलमानों का हक छीना जा रहा है सपा और कांग्रेस द्वारा। कौन इंसाफ दिलाएगा? सपा कांग्रेस द्वारा। बसपा दिलाएगी। बसपा दिलाएगी, बिल्कुल दिलाएगी। तो बहन जी तो गाजीपुर गई नहीं, किस लिए? आप ही बताओ किस लिए गाजीपुर? किस लिए जाना चाहिए? 144 धागा लगा के रखा है शासन ने किसी की मिट्टी में। क्यों? अभी ओवैसी साहब तो गए थे।
किसी की मिट्टी में आज गए थे, कल गए थे, उस दिन नहीं गए थे, धर्मेंद्र यादव किसी की मिट्टी में। आपके यहाँ तो कोई नहीं गया सर, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे वहां सारे वो गए थे, क्या नाम, मंडल कोऑर्डिनेटर सारे लोग गए थे जी। बड़ा नेता लेकिन कोई किसी जाएगा? की मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, किसी की भी मिट्टी में जी 144 धारा नहीं लगाई जाती है। मिट्टी में किसी को बस पर बैठा के नहीं बुलाया जाता है। आपने क्या किया? बस पे बिठा के किसको बुलाएंगे? नहीं बुलाया जाता है। आपके वहां कोई डेथ हो जाती है, हर आदमी अपने आप आता है चल के। वहां आदमी जो आ रहे थे वहां लाठीचार्ज हो गया मुसलमानों का। तो बहन जी जाएंगी या कुछ अफसोस प्रकट करेंगी? उन्होंने ट्वीट कर दिया, पहले दिन ट्वीट किया। तो बस ट्विटर पे मुसलमानों को उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है, इस पर जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, ये पहले और दूसरे चरण में क्या चल रहा है, इधर के इशूज क्या हैं, प्रचार कैसा चल रहा है और क्या फॉलोअप रिपोर्ट्स इधर की इन 16 सीटों पे आ रही जो पहला और दूसरा चरण है? देखिए, जो 2 चरण थे, इसमें अगर आप पिछले परिणाम पर नजर डालेंगे तो मामला 50-50 का रहा है। लेकिन तब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ गठबंधन करके 2019 का चुनाव लड़े थे। उसके बाद जब देश में किसान आंदोलन चला तो बहुत नाराजगी रही लोगों में और कहा गया कि जाट अब की बीजेपी की खाट खड़ी कर देगा। लेकिन 2019 में भी चाणक्य नीति से बीजेपी आगे आ गई और 2022 का विधानसभा चुनाव में भी उसको अच्छी सफलता मिली। ये चौधरी लोग जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि अजीत सिंह चौधरी, अजीत सिंह हार गए, इनको फिर से खड़ा करना है, जयंत चौधरी के लिए लोटा रख के कसम खा रहे थे सभाओं में। इन लोगों ने विधानसभा के चुनाव में जयंत को अच्छी मजबूती दे दी, ये बात सही है, और उसकी वजह से उनके 9 विधायक जीत कर आ गए। तो जाट लैंड का जो मिजाज अगर आप देखेंगे तो वो बदलता रहता है हर चुनाव में, लेकिन हर चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति से बढ़त बनाए भी रखी, ये भी एक सत्यता है। अमित शाह ने जाटों को उस टाइम पे मनाया जब बहुत कठिन दौर था और वो सीटें जीतने में कामयाब रहे। अब की बार तो सबको मिला ही लिया है। जयंत चौधरी जब से उनके दादा को भारत रत्न मिला है तब से वो गाना खत्म ही नहीं हो रहा है, बहारो फूल बरसाओ मेरा, तो वो चल ही रहा है आरएलडी में एकदम। तो ये भी विरोध का कोई कारण तो बचा नहीं है। ब्रजेश जी, अगर इस देश की सियासत में सबसे तेज सम्मान पाने वाला कोई नेता है तो वो जयंत चौधरी हैं। एक साथ उनको पार्टी जो 0 पे थी उसको विधायक भी मिल गए, राज्यसभा सांसद भी मिल गया, एमएलसी भी मिल गया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी मिल गया, और बागपत की सीट जो उनकी पिता की विरासत को हराकर बीजेपी ने जीता था उसको भी वो वापस ले आए और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जयंत चौधरी सबसे लकी स्टार हैं इस उत्तर प्रदेश में नेताओं के मामले में जी। हालांकि वरुण गांधी की किस्मत खराब है उनके मुकाबले। तो अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, तमाम सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कड़ी टक्कर भाजपा को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास न तो वैसे कार्यकर्ता है न वैसा संगठन है। अगर आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं अपना, ना उनके पास उतना मजबूत संगठन है जो बीजेपी से मुकाबला कर सके। ये तो समाजवादी की पीठ पे लदी है कांग्रेस कि ये पार होंगे तो हम भी पार हो जाएंगे, तो वो स्थिति है। लेकिन बीएसपी के पास थोड़ा वोट बैंक है, लेकिन वहाँ भी संगठन उतना मजबूत नहीं है जो भाजपा से मुकाबला कर सके। देखिए, मुख्य खेल तो मतदान वाले दिन बूथ पे बस्ता लगावे है, जब आपके बस्ते न लागे तो आपका वोटर वैसे हताश हो जाता है, और दूसरे इतनी खिल्ली उड़ा देते हैं कि वहाँ पर वोट डालने वाला भी शर्मा जाता है कि इनके कोई नेता ठिकाना तो है नहीं, बस्ता तक लगा नहीं, वोट डालने चले आए।
तो ये भी बड़ा असर डालता है चुनाव पर। जी ब्रजेश जी, मोदी जी ने पिछली जो रैली की शुरुआत की थी वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की थी 2019 के चुनाव में। इस बार भी उन्होंने मेरठ से रैली की शुरुआत की। मेरठ में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का एक मुद्दा बड़ा प्रभावी है, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है। उसके साथ साथ रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट देकर इस मुद्दे को और मजबूत किया है भाजपा ने, और इसको ये दर्शाया है कि जिस राम को लोगों ने टीवी पर देखकर अपने जीवन का आदर्श माना, अब वो उनके बीच में आए हैं, वोट मांग रहे हैं। राम के नाम पर ही वोट दे दो, भले उस सीरियल के राम रहे। तो ये भी एक बड़ी जो है भावनात्मक कहा जाए वो जुड़ाव की कोशिश है। एक बात देखने को मिली थी, जब राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव ने आगरा में एक साथ आकर एक रैली की, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उसमें जो भीड़ आई उसने दर्शाया कि मुकाबला वो कड़ा देने वाले हैं, लाखों की भीड़ जुटाई। तो ये अखिलेश और राहुल और प्रियंका का करिश्मा भी आप कह सकते हैं कि ये तीनों ने मिलकर जो काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जी मुकाबला योगी और मोदी की टीम से है, और एक और अभी टिकटों के बंटवारे पर तमाम सारे संशय बने हुए हैं, संगठन कमजोर हैं। तो स्थितियों को देखना पड़ेगा कि मोदी के विरोध के में जितना वोट जाएगा वो विपक्ष को अपने आप मिल जाएगा, इसलिए विपक्ष उतनी मजबूती से नहीं लड़ पा रहा है, या अभी उसको लगता है कि अभी समय है, अभी देर में शुरुआत की जाएगी। अब पल्लवी पटेल देखिए, आज ओवैसी के साथ गठबंधन बना ली उन्होंने, वो चली गई उधर, और मौर्य ने कहा कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। हर जिले में अलग अलग छत्रप टाइप के लोग खड़े होने लगे हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस मानसिक रूप से जो है कार्यकर्ताओं को निराश कर रही कि कम से कम कैंडिडेट बता देती, उनका सुरक्षित गढ़ था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि काफ़ी लेट हो रहा है और चुनाव में ये लोग पीछे जा रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल जो कल तक उनको कोसते थे आज गोद में जाकर बैठे हैं। सियासत के तमाम सारे चरित्र हैं, किस्मत का खेल है। जो पार्टी जीरो पे थी वो हर सदन में पहुंच गई। तो ये सब ब्रजेश जी वक्त की बात है जी। तो बस इतना है कहना, सुनिएगा कि वो जाने कितनों से खेले और कितनों के दामन कर दिए मैले। हमने तो बस खेल को पलटा, दांव पड़ गया उनका उल्टा। कर रहे थे बात बड़े बड़े बदलाव की, और बदलने की जब बारी आई तो जनाब खुद ही बदल लिए। और राजनीति का खून मुंह को ऐसा लगा है कि जनता से किए वादे भी नेताजी भूल गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए और अपने ऑब्जर्वेशन भी देने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फखरुल हसन, जो पहला चरण है उसमें जो मुरादाबाद मंडल है वो आपके लिए पिछली बार बहुत अहम था। इस इलाके की अधिकांश सीटें आपने और फिर आपके बाद बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। क्या कारण है कि इस बार आप लोग उधर फोकस कम कर रहे हो, और सीटों का विवाद इतना क्यों चल रहा है? मेरठ का टिकट क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं? नहीं, टिकट फाइनल हो जाएगा ब्रजेश जी, वो तो जितनी जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन जहां तक आप गंभीरता की बात कर रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम है, जो प्रभारी हैं, वो तो हमने 6 महीने पहले बना दिए थे। सारे जितने भी लोकसभा क्षेत्रों में वहां पे ट्रेनिंग कैंप हुए, सब बूथ कमेटियां बनती रही, उनकी समीक्षा होती रही। तो समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, हमारे जो प्रभारी हैं वहां पे काम कर रहे हैं, प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, पैसे की हमने कमी की बात जरूर बताई थी, जिसपे हमारे बसपा के साथी ने कहा कि आपके पास पैसे की क्या कमी। भाई, पैसे की कमी बसपा के पास नहीं होगी, क्योंकि टिकट दिए जा रहे हैं तो पैसा कहां कम होगा, और पैसे ही हैं। अरे बसपा को कौन पैसा देने वाला है? वो प्रचार में नहीं निकल गरीबों, एक सेकंड रुक जाएं आप। गरीबों की पार्टी है। आप खान साहब, मैं समय दूंगा, आप बोल लेना पहले। गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी, कहां पैसा इनके पास है?
ब्रजेश जी, ये तो आप भी जानते हैं कि पैसा ही एक इतना बड़ा कारण है जिसके वजह से प्रचार करने नहीं निकलना पड़ता है, जिसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन करना पड़ता है। ये पैसा ही है और कोई कारण नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो शायद मायावती जी आज वो प्रचार प्रसार कर रही होती, लेकिन वो पैसा ही है जिसके कारण से वो निकलती। एक काम करो, बाई रोड निकलो, डोर टू डोर संपर्क करो, नुक्कड़ रैलियां करो, गांव में जाओ, रात में किसी के कार्यकर्ता के घर सो जाओ। उसमें कौन सा पैसे की जरूरत? डीजल भराना है, गाड़ी में निकल जाना है। ब्रजेश जी जो हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग, हमारे प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी तो पिछले 1 साल से प्रचार प्रसार पे हैं। ऐसा कौन सा जिला बाकी है उत्तर प्रदेश का जहां गए नहीं? हम तो बताते हैं, हमने तो अपने ट्रेनिंग कैंप शुरू किए और हम ट्रेनिंग कैंप में भी गए, वहां भी 3 अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मुरादाबाद की तरफ आता हूं, समाजवादियों से वो इलाका आपका मुरादाबाद गढ़ है आप लोगों का, और आप और बीएसपी वहां 8 में से 5 सीटें जीत कर आए थे। मुझे ध्यान है बीजेपी के साथ कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। उस इलाके में मैं देख रहा हूँ एसटी हसन कुछ और बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो प्रचार में नहीं निकलूंगा। आधी पार्टी घर बैठी है, आधी रूठी हुई है, जो थोड़े से बचे हैं वो रुचि वीरा के साथ घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि एसटी हसन साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी मां की तरह है, हम उसको छोड़ के कहां जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एसटी हसन साहब प्रचार नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, वो भी प्रचार कर रहे हैं और आने वाले समय में और तेजी से प्रचार करेंगे। रुचि वीरा जी को लोकसभा पहुंचाने की जिम्मेदारी वो एसटी हसन साहब की है और उस जिम्मेदारी को एसटी हसन साहब भली बात निभाएंगे, बखूबी निभा रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी। और सीतापुर को जवाब देंगे वो, ऐसा नहीं है। सीतापुर को जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। नहीं, सीतापुर को कोई जवाब नहीं देने जा रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी में कोई झगड़ा आपस में नहीं है हमारा। थैंक यू। सीतापुर मुरादाबाद बहुत शुक्रिया। राजेश चौधरी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। राजेश जी, सब एक है, हम 2019 जब आपकी लहर, सुनामी, जो कुछ भी आप बताते हैं आई थी, इस इलाके में ना खड़े होने में समस्या हो रही थी आपकी, जहाँ चुनाव है। कैसे लड़ पाओगे विपक्ष से? एक मुश्त वोट है उनके पास और इसी इलाके में घेरेंगे आपको वो। देखिए ब्रजेश जी, 2019 के चुनाव की बात करें तो इतना मजबूत गठबंधन सॉरी इन लोगों के साथ था। सपा, बसपा, आरएलडी, राजभर साहब, सब लोग एक होकर के हमसे चुनाव लड़े। उसके बावजूद भी अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें जीती। कुछ सीटें ये जीत गए और पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखें तो 63 सीटें मायने रखती हैं जी, रिपीट करना। और आज तो सपा अलग है, बसपा अलग है। और आप देख रहे थे मलिक साहब को, और यही आपकी खुशी है कि ये अलग हैं। नहीं, मेरी और इनका एक दोस्त तोड़ लाए हो। खुशी तो हमारा काम है। मलिक साहब को मैं भी सुन रहा था, कितने बारीकी से माइन्यूटली वो हमारी एक एक एक्टिविटी को देख रहे हैं कि कैसे भी कहीं आलोचना करने का मौका मिले। ये हमारी ताकत ही तो है। किसने हल छुआ, ये देखते हैं कि बायां पैर रखा कि दाएं, साइड लुक दिया कि फ्रंट लुक दिया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी आरएलडी का मंच है, हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं, उसकी पूरी योजना बनती है, उसका संचालन होता है, किसको कहाँ बैठना है, सब लोग बैठ कर के सामूहिक रूप से तय करते हैं। आप काहे परेशान हो रहे हो? आलोचना करो तो कौन सी सीटों की बात करो? रामपुर आजम खान ने 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया। एसटी हसन 98,000 से ज्यादा वोटों से आपके प्रत्याशी को हराया। चले जाइए उधर बिजनौर, 70,000 से जीते थे ये लोग। रामपुर में आज हमारा सांसद है। हाँ, उपचुनाव में आए सर। मुरादाबाद हम जीतेंगे, बिजनौर हम जीतेंगे, कैराना हम पहले जीते थे, सहारनपुर हम जीतेंगे। आप इनका समीकरण देखिए ना, कितना अंतर था। बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा। ये तो आरएलडी के दम पे आप ऐसा कह रहे हो कि मैं ये जीत लूंगा, मैं वो जीत लूंगा। ये तो आरएलडी जयंत चौधरी के दम पर आप बोल रहे हो इतना। आप अब दोनों को अलग करके मत बनाइए ना। आरएलडी के दम पे कह रहे हैं, आरएलडी और हम तो एक ही है ना। बीजेपी की ताकत आरएलडी की ताकत, आरएलडी की ताकत बीजेपी की ताकत है। सर, जब से आपसे जुड़े हैं आपकी ताकत बढ़ी है और ये उनका दम है जो आप ललकार रहे हो। नहीं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, बढ़िया बढ़ेगी। एक और एक 11 भी तो होते हैं साहब। इनको पराजित करना है। सपा कहीं मिलेगी नहीं, बसपा कहीं मिलेगी नहीं, खाता नहीं खुलने वाला है। अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी नहीं मिले, एक परिवार में से कितने लोगों को टिकट दिया देखिए ना। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, जो परिवार ही पूरा लड़ लेगा।
तो ये सामान्य यादव कहाँ जाएंगे साहब, उनको प्रत्याशी नहीं ठीक है, मिला, मैं इसलिए मनीषा तो अहलावत जो को है। आमंत्रित करता हूं। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि आ जाओ उधर से, आपको भी ठीक करेंगे। अब इनके प्रत्याशियों का हमें नाम तक नहीं पता है। बागपत में मुझे नहीं पता कौन है, दिख ही नहीं रहे हैं। ये तो मेरठ से आपको टिकट देना चाहते थे, लेकिन आप ही ने पाला बदल लिया। नहीं, मेरठ में अभी खान इन्होंने साहब? टिकट दिया कहाँ है, पता ही नहीं है कौन है। तो देखिए, जब नेता असमंजस में होंगे तो जनता भी तो असमंजस में आएगी। आपको नेता ऐसा चाहिए जो क्लियर आपको रास्ता दिखा सके, तभी तो पीछे चलेंगे। जो खुद नहीं पता कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना, उसके पीछे कौन जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई रणनीति नहीं है और बहुत देर कर दी है आते आते। तो ऐसा तो नहीं ये तो मुझे बीजेपी ऐसा वालों लग ने रहा है। स्वीकार कर लिया कि आपके आने से इनकी बहुत बड़ी ताकत बढ़ गई। राजेश चौधरी ये कह रहे हैं, तो मैं तो इनको भाई बहुत सिंसियर आदमी मानता हूँ, तो उसी इलाके के हैं, तो अब इन्होंने आपका झंडा उठा लिया है तो ठीक ही होगा। चल, ये इनका बड़प्पन है और मैं समझती हूँ कि गठबंधन किन्हीं कारणों से हुआ है। तो उनमें से एक कारण ये है कि दोनों दल एक दूसरे को मजबूती देते हैं जी। और कोई बड़ा दल छोटा दल नहीं होता, कहीं किसी की आने वाले ताकत समय होती में है, कोई कहीं किसी ज्वाइंट की। रैलियां वगैरह होंगी, या जैसा कि केपी मलिक साहब कह रहे थे कि दाएं देख रहे थे फिर बाएं, अभी हल धीरे से छूने दिया और दूर बैठाए रख के संजीव बलियान के बाद? देखिए, मैंने उनकी बात सुनी और मुझे लगता है ये बहुत छोटी बातें हैं। हमें नहीं, बहुत इमोशनल बड़े आदमी काम है, करने इमोशनल हैं। आदमी है, सोच लिया। हमें बहुत बड़े काम करने हैं, आप इस पर मत जाइए। क्या एक ठीक, चुनावी केपी रैली मलिक में साहब, आप मैडम कह चुनावी रही हैं रैली कि में बड़े कुछ काम कह करने देंगे। हैं, तो आप इस चुनावी तंग रैली नजर में। से मत देखा करो। मलिक साहब बोलिए। चुनावी रैली में कोई मलिक कुछ कह साहब, देगा आपकी और नजर नहीं सर आगे तंग है। भरपाई कर ब्रजेश जी, पाएगा। Thank you, madam. राजेश चौधरी भी और मनीषा जी को भी ये समझना चाहिए कि मैंने 2 बार आपको कहा कि ये जो मैं आपको परिदृश्य बता रहा हूं, ये किसान के नाते बता रहा हूं कि एक किसान जो सामने रैली में बैठा है, ये उसके उद्गार हैं, उसके विचार हैं, मेरे विचार नहीं है ये। फिर भी वो मुझे कह रहे हैं कि मलिक साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे भाई, मलिक साहब किसी पार्टी के थोड़े ही है ना, वो सपा में है, ना बसपा में है, ना कांग्रेस में। मलिक साहब क्यों परेशान होंगे? परेशान दूसरी सियासी दल वाले होंगे। मैं तो हकीकत बयां कर रहा हूं, जो लोगों में चर्चा हो रही है वो बात कर रहा हूं। और आप देखिए, खाली मैं बीजेपी की या आरएलडी की बात ही नहीं कर रहा हूं ब्रजेश भाई। ब्रजेश जी, आप अगर कैराना सीट को चुन लें, कैराना पे सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर है। लेकिन समाजवादी पार्टी, वहां पे भी कोई समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेता का, पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। वहां अपना उम्मीदवार जैसे लड़ रहा है वो लड़ रहा है। तो इनको तो ये भी नहीं है कि गणित बना लें, कुछ अपने हिसाब से कर लें। अगर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कांग्रेस को कह दिया कि भाई आप कैंडिडेट ही नहीं खड़े, कांग्रेस वाले प्रवक्ता भी हमारे ऊपर चढ़ जाएं, तो हम क्या करें? हम सब ये बड़ी मुसीबत है सर, अच्छा कर रही है इंडिपेंडेंट विश्लेषकों की ये बड़ी मुसीबत है। जैन चौधरी चौतरफा गाली पड़ती है। वही ना कि भाई जैन चौधरी ने जितना बढ़िया भाषण दिया, जैन चौधरी ने जितने अच्छे मुद्दे उठाए, तालियां बजनी चाहिए, हम ये कहें फिर तो यही ठीक रहेगा। इस बार नहीं, आप इंडिपेंडेंट बताओ सर। तो इन 16 सीट पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? 8+8। दूसरी बात ये, मैं आपका ऑब्जर्वेशन क्या है 16 सीटों पे? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप इन सीटों पर बात करें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खान साहब और हसन साहब की बहस भी हुई बीच में, इन दोनों की बहस हो सकती है। लेकिन मायावती जी की और अखिलेश की कोई बातचीत ऐसी हुई है, क्योंकि दोनों जो टिकट दे रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से टिकट बांट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं दोनों मिलकर। ये कौन सी मैं ये नहीं कहता कि आपने भारतीय तैयार जनता कर पार्टी दी को कि दोनों बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन फाइट में बांट रहे हैं, फाइट में ये कौन सी नई आपने कहानी सर इसमें प्लांट कर दी? आप नहीं बात कर, नहीं समीकरण, आप समीकरण की बात करिए, मैं बताता हूं आपको। आप बागपत पे जिस तरह से बसपा सोच रही है अमरपाल शर्मा को लाने के लिए, आप उनका इतिहास देख लीजिए कि नुकसान करेगी उनको। दूसरा, आप नंद किशोर शर्मा की बात कर लीजिए, गाजियाबाद पर बसपा उतारने की कोशिश कर रही है। प्रजापति को मुजफ्फरनगर ले आए हैं, वो एक जाति का पूरा एक चंक संजीव बालियान का खींच लेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो समाजवादी पार्टी का बिजनौर से किसी जाट को दिया है। मुजफ्फरनगर में कई सारी इकट्ठी जातियां हैं जो भाजपा से नाराज हैं। बिजनौर से किसी जाट को दिया, त्यागी समाज को दिया है। नोएडा से आरएलडी का जी अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मनीषा जी क्यों बेहोश हैं, जो गुजर को उतारा है। जी बोले आप सर, बोले।
ब्रजेश जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था, शायद आवाज कट गई है, जी। कि बिजनौर में जिस प्रकार से बीजेपी का और आरएलडी का जो उम्मीदवार है वो गुजर समाज से है, तो वहाँ मायावती ने जाट समाज के आदमी को दे दिया है, तो वो चुनौती वहाँ खड़ी कर दी है उसने इनके सामने। तो कई जगह पे बहुत अच्छी टक्कर है, लेकिन पार्टियां उस तरह से बहुत ज्यादा सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रही है। मुझे ये लगता है कई जगह विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी कोई बहुत बढ़िया रणनीति सामने नहीं आ रही बीजेपी की टक्कर लेने के। बहुत शुक्रिया सर। मैं उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद है। देखिए, इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वेशन है ना, उसका एनालिसिस करना चाहिए पांडे जी। अगर वो ग्राउंड जीरो से ये बात बता रहे हैं कि ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, आप लोग सोचते क्यों नहीं हो इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी पहले भी पूरी ताकत से लड़ी और इस बार तो निश्चित रूप से दो तरफा ही मुकाबला है और ज्यादातर सीटों पे इस पहले और दूसरे चरण में नहीं, वो नहीं, हम तो जीत रहे हैं, कोई त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा। नहीं, वो लड़ाई एक तरफा है। क्यों? इनको क्यों 12.5% वोट? नहीं, कोई त्रिकोणीय नहीं। और दूसरा, मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा सा कांग्रेस का समीकरण भी बता। देखिए, हम अकेले लड़े गाजियाबाद में 2014 में, राज बब्बर जी लड़े, दूसरे नंबर पे थे। डॉली शर्मा जी 2019 में लड़ी, तीसरे नंबर पे थी, 1.25 लाख से ज्यादा वोट ले गए। राज बब्बर जी 2 लाख के लगभग वोट ले गए। अमरोहा में हमारा सिटिंग एमपी है, निवर्तमान सांसद, आपका नहीं है, वो तो बीएसपी का पार्टी में है, 6 लाख से ज्यादा वोट ले गए। अरे ऐसा मत करो। और इमरान मसूद सहारनपुर लड़े, तीसरे नंबर पे रहे, 2 लाख से ज्यादा वोट ले गए। यही हालात इन 16 सीटों पे कमोबेश है सब पर, कि कांग्रेस पार्टी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट ले जा रही है, दूसरे और तीसरे नंबर पे ले जा रहा है, वो भी तब जब कांग्रेस 14 और 19 में अकेले ले। ये जो केपी मलिक कह रहे थे कि मिल के टिकट बांट रहे हो सपा बसपा, कुछ है दम इस बात में? नहीं, इसमें कोई दम जो नहीं टिकटों का बंटवारा हुआ बीजेपी। ये भी तो कहा कि बसपा बहुत अच्छे कैंडिडेट उतार। हाँ, मैं कहा वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप नहीं मना कर सकते, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जाति की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, इस चीज को आप मना नहीं कर सकते हैं। हैंडपंप का क्या फिर? हैंडपंप हमने उस पर बात क्यों नहीं करोगे? हम कर रहे हैं सिर्फ इस पे, फखरुल हसन चांद पे बात कर रहे हैं। हैंडपंप ये देखिए, सिर्फ 8% वोट इनका है। फखरुल हसन चांद सपा का वोट 8% है और 18 से 20% मुसलमानों को वोट है, उनको धता बताया जा रहा है। उन्नाव में आप देख रहे हैं 5 लाख, लखनऊ में 8 लाख मुसलमान। यहाँ किसको टिकट दे दिया आपने? सारे जगह पे आप मुसलमानों को ठग रहे हो, मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। आपने कहा था कि जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे आप ठेकेदार हो, मुसलमानों को आपके बीच में नहीं बोला था। आपके पास कितना वोट है? 12% वोट है आपके पास। आप अपने वोट की बात करो ना। 36% से ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी। क्यों? विधानसभा चुनाव यंग आदमी है, पा जाएगा, यंग है, एमपी लड़ेंगे, एमएलए लड़ेंगे। आपका दल ठेकेदार 8 लाख मुसलमान है यहाँ, नहीं दिया आप तो। अरे यंग आदमी लड़ लेंगे, कहाँ लड़ पा रहे हैं? कहाँ टिकट रह गई? पार्षद लड़ लेंगे, मेयर लड़ सकते हैं, पार्षद लड़ सकते हैं, वो भी हार जाएंगे। कौन? यही फखरुल। हाँ, जो अपने कौम की बात ना करे, जो अपने कौम के हित की बात ना, हर सारे राजनीतिक दल के नेता अपने कौम, अपनी जात की बात करते हैं। फखरुल हसन आज यादव की बात कर रहे हैं। आप उनसे क्यों नाराज हुए? क्या सपा वालों से क्यों? सपा वाले क्यों? सपा वालों ने जहां से आप लड़िएगा वहां बता दीजिएगा, जहां आप लड़िएगा, जो चुनाव लड़िएगा बताइएगा, आपके खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे। अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छा लगता है से पहले कि 18% आरक्षण, 20% वोट, 12% वोट पूरी पार्टी का, और एक यूनिवर्सिटी मुसलमान कर रहे हो। बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। फखरुल जी धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अब हम लगातार चुनाव में हर फेज, हर सीट, हर मंडल, पार्टीवार, जातिगत समीकरण, सभी मसलों पर परिचर्चा करेंगे और शानदार एनालिसिस के साथ आपको रोज 8 बजे मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।